अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और हम बायोलॉजी की वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया, विजुअल मतलब अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी तो उसको विजुलाइजेशन से हमने समझने की कोशिश की। वर्ड टू वर्ड लर्निंग की, वर्ड टू वर्ड लर्निंग का ये फ़ायदा होता है कि पेपर में, बोर्ड के पेपर में कोई एमसीक्यू आ जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, वो आराम से पिकअप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बुक की वर्ड टू वर्ड बुक को पढ़ा होता है। क्योंकि बोर्ड में जो कुछ आना वो बुक से ही है। एक सिंगल चीज़ भी आप बोर्ड के पेपर के बाद ला के मुझे दिखा दें कि वो आउट ऑफ बुक आई हो तो मैं आपको कह दूँगी, उसके फिर एक्स्ट्रा स्कोर मिलते हैं। वो ना आपको मतलब बोर्ड वालों की गलती हो ना तो वो आपको स्कोर वो दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए ना वो बुक से ही आता है, या तो वो बुक के साइड बॉक्स से होता है जो आपने नहीं पढ़ा होता, लेकिन हम बुक्स के साइड बॉक्स भी सारे पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। कोई अगर आपको कोई क्यूरोसिटी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है, और डिवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी, वैरायटी। ठीक, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही लाइफ, उन्हीं के पास लाइफ होती है ना। नॉन लिविंग थिंग्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये करैक्टरिस्टिक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की है जो लाइफ है। ठीक है, तो लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को हम पढ़ेंगे। मतलब आपके इर्द गिर्द आप खुद ही देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी अल्लाह ताला ने बनाई है। आपके इर्द गिर्द दरख्त हैं तो दरख्त भी मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त हैं। कोई सनफ्लावर का प्लांट है, कोई रोज़ का प्लांट है, कोई लिली का फ्लावर है। इस तरह करके मुख्तलिफ तरह के जो है ना आपके इर्द गिर्द प्लांट्स हैं। इवन एनिमल्स देख लें, एनिमल्स में कितनी वैरायटी है। अगर टाइगर है, डियर है, लाइन है, लाइन में मज़ीद आगे वैराइटीज़ आ जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा वैरायटी पैदा की। तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंसानों को देख लें आप, सारे इंसान एक दूसरे से, इंसान है, सारी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन एक दूसरे से हर कोई मुख्तलिफ है। कोई दो इंसान एक जैसे है ही नहीं। तो ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत है, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि हमारा जो होम, ये जो हमारा प्लानट है अर्थ, इट इज़ अ होम टू वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहती हैं, मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स, छोटे से इंसेक्ट से आप बात कर लो, टू टावरिंग ट्रीज, लंबे लंबे दरख्तों तक बात कर लो। इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, आंट से लेकर, एक चूंटी से लेकर आप लंबे लंबे दरख्तों तक देख लें, कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, ये वैरायटी क्यों ज़रूरी है? इट इज़ असेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारी दुनिया की, हमारी जो अर्थ है उसकी बैलेंस के लिए और उसकी हेल्थ के लिए ये वैरायटी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? फूड। इसी से तो हमें फूड मिलती है। ये जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, यही तो हमें फूड देते हैं, फूड, ग्लूकोज। ठीक है, इसी से तो आपको सारी फूड मिल रही है। आपको कैरेट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ जो आप खा रहे हैं वो आपको प्लांट से तो मिल रहा है। मेडिसिन आपको इन्हीं बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। जैसा कि एक हमारे पास फंजाई है, पेंसिलियम नोटेटम, उस फंजाई से आपको पेंसिलिन मिलती है। तो पेंसिलिन एक मेडिसिन, एंटीबायोटिक है। सही हो गया। इसी तरीके से आपने पीछे मलेरिया की ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था, क्विनीन इस्तेमाल होती है मलेरिया की ट्रीटमेंट में, चैप्टर नंबर 1 में। तो वो जो क्विनीन है वो भी एक दरख्त होता है, सिनकोना ट्री, उसकी छाल से मिलती है। तो ये ट्रीज से आपको मिल रही है मेडिसिन। ठीक है, इसी तरीके से ये मेडिसिन भी आपको तो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तो मेडिसिन मिलती है आपको। एंड क्लीन एयर, और इन्होंने ही तो हवा को साफ़ रखना होता है। दरख्त, आप दरख्तों को देखें, इन्होंने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लेना है और आपको साफ़ ऐसी हवा देनी है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और आप उस ऑक्सीजन को दोबारा इनहेल कर लेते हो। ऑक्सीजन के बगैर तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? इन ट्रीज से, प्लांट से तो आ रही है। तो ये कितने फ़ायदेमंद है, ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है कितनी फ़ायदेमंद है। ठीक है, वो कहते हैं इस चैप्टर में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को एक्सप्लोर करेंगे। क्या ऑर्गेनिज्म, कितनी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, एंड द मेथड ऑफ क्लासीफाइंग दम इनटू ग्रुप्स, और फिर हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुनिया में तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लाखों, इन लाखों ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। कैसे कर सकते हो आप हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी? ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी स्टडी को आसान करने के लिए ग्रुप्स बना दिए। सपोज ग्रुप नंबर 1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 1 में उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डाल दिए इतने। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना, इन सब की करैक्टरिस्टिक सिमिलर है। ठीक हो गया। तो आपने अगर ग्रुप नंबर 1 के एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लिया ना, तो इसका मतलब आपने बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी कर लिया। ठीक हो गया। तो तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को आपको लहदा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो एक ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लिया, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म भी उसकी जैसे ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रुपिंग में जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं ना, तो उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। सही हो गया। वरना अगर आप ग्रुपिंग ना करो तो इसको भी आप लहदा स्टडी करने लग जाओ, इसको भी लहदा स्टडी करने लग जाओ, ये तो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की हम इसमें करेंगे,
बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया, ताकि हम आसानी से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके आसानी से उनको स्टडी कर लें, इतना टाइम भी ना लगे और चीज़ भी आसान हो जाए। ठीक हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवर्सिटी मतलब वैरायटी और बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वैरायटी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप तालाब की मिसाल ले लो, पॉन्ड की मिसाल ले लो, ठीक है। पॉन्ड के अंदर क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है, एल्जी है, प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं, फ़िश होती हैं, फ्रॉग होते हैं, ठीक है, अमीबा वगैरह हो गए। तो ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी है ना एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये पॉन्ड की बायोडाइवर्सिटी हो गई। इसी तरीके से एक फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी की बात कर लो, एक जंगल है, जंगल में लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, एल्जी है, प्लांट है, इसके अलावा फंजाई है, फिर एनिमल्स आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, डियर आ जाता है, लाइन आ जाता है। तो ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ वैरायटीज़ है। तो ये बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे, एक पर्टिकुलर एरिया में हम बात करेंगे, ख़ास एरिया में। वो एक ख़ास एरिया पॉन्ड ले लें, एक फॉरेस्ट ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है ना, इसको कैसे मेजर किया जाता है। आपने एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी आपने मेजर करनी है। सपोज कर लो हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, आपने फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी मेजर करनी है, उसमें कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिज्म। तो कैसे मेजर करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की क्या नंबर हैं। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से मुराद है मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिज्म। लाइक वहाँ पे मैमल्स कितने हैं, वहाँ पे बर्ड्स कितने हैं, वहाँ पे एनिमल्स कितने हैं, ये आप सारे वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और हर काइंड के अंदर क्या वेरिएशन है, क्या वैरायटीज़ हैं हर काइंड के अंदर। जिस तरह के अगर आप मैमल की बात कर रहे हो तो मैमल ह्यूमन बींग मैमल है ना, इसके अलावा चिंपैंजी मैमल्स हैं, मंकीज़ मैमल्स हैं। तो ये मैमल की वैरायटी के अंदर जो मज़ीद मैमल्स हैं उनकी क्या वैरायटीज़ है। अगर बर्ड्स की आप बात कर रहे हो तो बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज़ क्या हैं। अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हो, लाइन वगैरह की, टाइगर वगैरह की, उनकी मज़ीद वैरायटीज़ क्या हैं, तो वो भी आप इसमें स्टडी करते हो। मतलब ठीक समझ आ रही है ना आपको। तो बायोडाइवर्सिटी एरिया की आपने कैसे मेजर करनी है, बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मौजूद है, उनके नंबर को देखें कितने वो तादाद में। लाइक वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, उसमें 20 सपोज कर ले लाइन है, ठीक है, 20 एनिमल्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे लगा लो आप 30 बर्ड्स हैं, 50 मैमल्स हैं वहाँ पे। तो इस तरह करके आपने वहाँ पे क्या पहले कंसीडर करना है, नंबर, कितनी तादाद है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जो मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फिर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वेरिएशन विद इन ईच काइंड, हर जो काइंड है, बर्ड्स हैं, बर्ड्स कैसे कैसे हैं, बर्ड्स की क्या क्या वैरायटी है, एंड द वेरिएशन, और क्या डिफरेंसेस है, क्या वैरायटी है विद इन ईच काइंड, हर काइंड के अंदर वैरायटी क्या है। समझ आ गई आपको, अपने हर चीज़ स्टडी करनी है उस वैरायटी से मुतल्लिक। ये बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोलॉजिस्ट जो है ना, उन्होंने कितने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर ली हैं अब तक, और उनको क्लासीफाई भी कर लिया 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये काइंड है, मतलब 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, 20 लाख काइंड इकसाम है ऑर्गेनिज्म की। 20 लाख ऑर्गेनिज्म नहीं, काइंड, डिफरेंट काइंड की बात कर रहा है, ठीक है। जिस तरह लाइन एक काइंड हो गया, टाइगर एक काइंड हो गया, इस तरह करके। हाउ आर दे एस्टिमेट, लेकिन वो अंदाज़ा लगाते हैं दैट द टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इज़ मच ग्रेटर। लेकिन जो टोटल ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे ना, वो इससे भी ज़्यादा हैं। ये तो वो 2 मिलियन काइंड वो हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने पता लगा ली हैं और क्लासीफाई कर ली हैं, लेकिन टोटल इतनी नहीं है, टोटल तो इससे भी कई ज़्यादा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट, इवनली मतलब पूरी ज़मीन पे ऐसी नहीं एक जैसी वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, जो यहाँ पे है वो अंटार्कटिका में होगी, ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना एक जगह की, वो डिपेंड करती है काफ़ी फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे बायोडाइवर्सिटी वो डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, आबो हवा, ठीक है। एल्टीट्यूड, वहाँ की बुलंदी कैसी है, ठीक है। एल्टीट्यूड से मुराद है कि वो जो जगह है, वो सी जो समंदर का जो लेवल है उससे कितनी ऊपर है वो जगह। एंड सोइल टाइप, वहाँ की ज़मीन कैसी है। जैसा कि क्लाइमेट में अगर वार्म टेम्परेचर है ना एक जगह का, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक बहुत ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सर्दी है, जैसे कि अंटार्कटिका देख लो, वहाँ पे सिर्फ पेंगुइन्स वगैरह ही आपको मिलेंगे, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी ऑर्गेनिज्म की ना। इसी तरीके से एल्टीट्यूड, बुलंदी, जितनी ज़्यादा आप ऊपर एल्टीट्यूड बुलंदी पे जाओगे ना, जितनी ज़्यादा बुलंदी पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है। तो जब टेम्परेचर कम होता रहता है, सर्दी आती रहती है, तो वहाँ पे फिर वैरायटी भी ऑर्गेनिज्म की कम होती रहती है। नीचे वैरायटी ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है। सही हो गया। सोइल टाइप, ज़मीन, सोइल किस तरह की मिट्टी है। अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी तो ज़ाहिर सी बात है वैरायटी ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा होगी, ज़्यादा वहाँ पे अच्छे दरख्त पौधे उगेंगे। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ना, पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, प्लांट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे पौधे उगेंगे। अगर सैंडी एक मतलब वहाँ पर रेत है, कोई सहरा है, तो ज़ाहिर बात है सहरा में तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी ना, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होगी, वहाँ पे कम पौधे उगेंगे। वही पौधे उगेंगे जो कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि वहाँ पे तो पानी कम होता है। तो ये बात उनकी हुई है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती।
होती, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की एल्टीट्यूड बुलंदी कितनी है, वहाँ पे सॉइल टाइप कैसी है, ज़मीन कैसी है, ठीक है, ज़मीन की जखेज़ी है कि नहीं। ट्रॉपिकल रीजन, अब 2 तरह के रीजन होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल रीजन और एक होते हैं पोलर रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं ना, वहाँ पे पूरा साल टेम्परेचर मतलब थोड़ा गर्म रहता है, सही है, और बारिश भी अच्छी खासी होती है। इसमें ना कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं, अफ्रीका वाले एरियाज़ आ जाते हैं, साउथ अमेरिका और इंडिया का कुछ एरिया आ जाता है ट्रॉपिकल में। अब जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, वहाँ पे सारा साल बारिश होगी तो ज़मीन भी अच्छी होगी, मौसम भी अच्छा रहेगा, सही हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ट्रॉपिकल रीजन में एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन। पोलर रीजन में इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती क्योंकि पोल पे मौजूद है। साउथ मतलब ये अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो इसका ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे टेम्परेचर ना थोड़ा ज़्यादा ही कम रहता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी, यहाँ पे भी सर्दी है क्योंकि पोल पे चले जाते हैं ना ये एरियाज़, तो इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी नहीं पाई जाती, सही है। वही कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं ना हैव मोर बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है देन पोलर रीजन। पोलर रीजन के निस्बत पोलर रीजन में इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आराम से आ सकता है बोर्ड में। पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन अच्छे से करनी है आपने, उसके बाद हर एक लाइन जो है ना वो आपने पढ़नी है, कोई लाइन छोड़नी नहीं है। कोई भी एमसीक्यू दे सकते हैं, लाइक एमसीक्यू दे सकते हैं साइंटिस्ट ने कितने काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कर लिए हैं, 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल, फिर किन रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो एक एक लाइन से आप एमसीक्यू बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए एक एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ना पहले लग रहा होता है कि यार इतनी वीडियोज़ लंबी हैं, इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब एंड पे, साल के एंड पे आप देखोगे ना, जब आपका बोर्ड का पेपर दे के आओगे तो आपको सब कुछ वर्थ इट लग रहा होगा। आप कहोगे शुक्र है मैंने सारी इतनी लंबी वीडियो सुन ली, चलो मुझे समझ तो आ गई थी ना एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट मेरे पेपर तो अच्छा हो गया ना। तब इंसान को जो खुशी महसूस हो रही होती है ना, फिर उसका तो कोई नेम और बदल ही नहीं होता। और एंड पे अगर आप पेपर दे के आओ अच्छा ना हो तो फिर इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा, अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करने लगे हैं कि जो इतनी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज, इसने बहुत सी एसेंशियल ज़रूरी सर्विसेज देनी है ह्यूमन बींग को एंड द प्लानट और इस सैयारे को बायोडाइवर्सिटी की वजह से। अब बायोडाइवर्सिटी के कुछ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो एरिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, मैं इस इन्वायरमेंट में रह रही हूँ। क्या मैं इन्वायरमेंट में अकेली रह रही हूँ? नहीं, मेरा इर्द गिर्द वाले इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है। जैसा कि मैं इर्द गिर्द वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इर्द गिर्द वाले नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इर्द गिर्द के और इर्द गिर्द के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी जो आपका इंटरेक्शन होता है ना, वो इकोसिस्टम में आता है। लाइक मेरा इर्द गिर्द वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैं पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो मैं इर्द गिर्द वाले प्लांट्स पे डिपेंड कर रही हूँ फूड के लिए। फिर नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड कर रही हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स में पानी पे डिपेंड कर रही हूँ, सनलाइट पे डिपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उसके इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, उनके साथ जो इंट्रैक्शन होता है ना उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या किरदार होता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में? देखें, बायोडाइवर्सिटी मदद करती है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने में। लाइक कैसे पौधे आपके लिए फूड बना रहे हैं और आप फूड खा रहे हैं, अगर पौधे ना हो तो क्या आप फूड मिलेगी? नहीं, फूड नहीं मिलेगी हमें, तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे? तो ये बैलेंस सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है इन बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल मीन केमिकल। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल्स होती हैं, वो कौन सी साइकिल्स हैं? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। इन साइकिल्स में बायोडाइवर्सिटी का बड़ा किरदार है, ठीक है। ये इनको ना बायो जियो केमिकल साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो कार्बन साइकिल में जो कार्बन होता है ना वो मतलब कभी कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, फिर कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अर्थ में जा रहा है, सॉइल में जा रहा है, और फिर कभी वो केमिकल एलिमेंट्स के अंदर जा रहा है। तो इस तरह ना कार्बन सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए इसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आप डिटेल से पढ़ेंगे, आई थिंक ये सेकंड ईयर में है, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। कार्बन साइकिल में कैसे कार्बन ने सर्कुलेट करना है, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन ने कैसे करना है, ये सारा। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी का किरदार है। नंबर 2 क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट क्या होता है? एक वेदर होता है, क्लाइमेट होता है। वेदर ना छोटे अरसे में मौसम की सूरत को कहते हैं, सूरत हाल को, जैसे कि आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है, ये वेदर है। क्लाइमेट क्या होता है? एक लंबे पीरियड में, एक लंबे टाइम पीरियड में जो मौसम की सूरत हाल होती है ना उसको क्लाइमेट कहते हैं, सही है। तो क्लाइमेट, आबो हवा, वहाँ की आबो हवा कैसी है? अब देखो,
वहाँ की क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बायोडाइवर्सिटी का किरदार है। कैसे? आपके इर्द गिर्द पौधे लगे हुए हैं, पौधे क्या करते हैं, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके हमें ग्लूकोज भी देते हैं। एक तो फूड हमारे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जो हमने वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उससे, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और वो ऑक्सीजन दोबारा हम ले के अंदर दोबारा सांस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया? तो कितने अहम आपके इर्द गिर्द ये पौधे, ये एल्जी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्लांट्स और जो एल्जी है ना, एल्जी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एल्जी वो जो ग्रीन ग्रीन एल्जी आपके पाइप में लगी होती है ना, पाइप में अक्सर पानी के पाइप में लगी होती है, या पॉन्ड्स तालाब में आप जाके देखें ग्रीन ग्रीन एल्जी होती है। ये दोनों क्या करते हैं, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाली, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने अब्जॉर्ब किया। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस्ड, और क्लाइमेट को बैलेंस करने में हमारा जो क्लाइमेट है वो है उसको बैलेंस करने में इनका किरदार है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन को निकाला, वो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल की, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर उन्होंने ले लिया, इस तरह साइकिल चलता रहता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए अपने इर्द गिर्द कोशिश करें मैक्सिमम पौधे और दरख्त लगाने की। सही है, अब अपने लिए तो एक पौधा ज़रूर लगाए ना, जो आपको ऑक्सीजन देता रहे और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता रहे। ठीक हो गया? तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट एरे ऑफ रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी ने हमें बहुत ज़्यादा वास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में एरे ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं, ज़राए प्रोवाइड करने होते हैं। क्या क्या? फूड देनी है बायोडाइवर्सिटी ने हमें, अभी तो हमने पढ़ा प्लांट्स और एल्गी में फूड दे रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। कैसे? बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट से आपको मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, एल्जी फंजाई से आपको मेडिसिन मिलती है। लाइक प्लांट से कैसे मिलती है? आपने पीछे क्विनीन मलेरिया की ट्रीटमेंट में पढ़ी थी ना हमने, चैप्टर नंबर 1 में क्विनीन इस्तेमाल होती थी। क्विनीन कहाँ से मिलती है? सिंकोना ट्री होता है, उसकी जो छाल होती है ना दरख्त की, उसकी छाल से आपको ये क्विनीन मेडिसिन मिलती है, जिसको मलेरिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वो फंजाई एक पेनिसिलियम नोटेटम, उससे पेनिसिलिन मिलती है, और पेनिसिलिन एक बहुत अहम एंटीबायोटिक है, इसने हिस्ट्री में बहुत से लोगों की जान बचाई है। ठीक हो गया? तो आपको मेडिसिन मिल रही है बायोडाइवर्सिटी से, आपको फूड मिल रही है बायोडाइवर्सिटी से। टू बिल्डिंग मटीरियल, आपको बिल्डिंग मटीरियल मिल रहा है, बिल्डिंग मटीरियल लकड़ी मिल रही है ना आपको दरख्तों से, जिससे आप अपने घर को तमीर कर रहे हैं। एंड फ्यूल, और फ्यूल मिल रहा है, फ्यूल में आपको कोयला मिल रहा है, लकड़ी मिल रही है, जिसको जला के आप आग वगैरह जलाते हैं और फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो कितना अहम चीज़ है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट में इकोनॉमी में बड़ा इनका किरदार है। बायोडाइवर्सिटी ने क्या करना है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है। लाइक कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ वैरायटीज़ में वीट बन रहे हैं, राइस बन रहे हैं, गंदम, चावल, पल्सेस, दालों की मुख्तलिफ वैरायटी है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ये वाली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चल रही है, इसको हम बेच के पैसे कमा रहे हैं, बाहर के मुल्क में दे रहे हैं, बाहर के मुल्कों को ना अब गंदम बेच रहे होते हैं, तो इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। इकोनॉमिक से मुराद है पैसों से ताल्लुक़ है। ठीक है, टूरिज़म में आपने मुख्तलिफ पॉइंट, जिस तरह के ना एक राना रिजॉर्ट पार्क है, सफारी पार्क, वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे सारी बायोडाइवर्सिटी है। मतलब उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मौजूद हैं, इतने खूबसूरत दरख्त और पौधे लगाए हुए हैं, तो वो टूरिज़म की एक प्लेस है। तो वो बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करके आपने उसको बनाया हुआ है ना, तो जिससे आपको पैसा कमा रहे हो। एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मेसी में आप मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिसिन, फार्मेसी होती है ना, मेडिसिन लेने जाते हो, तो ये मेडिसिन जो हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन होती हैं, और फिर आप मेडिसिन को बेच के उससे आप पैसा कमा रहे हो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या फ़ायदे? नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नंबर 2 क्लाइमेट रेगुलेशन, नंबर 3 नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 4 इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये 4 आपने अच्छे से याद कर लेने, अंदर से डिटेल भी उसकी लिखनी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो इंटरनेशनल डे होता है ना, वो 22 मई को मनाया जाता है। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लेनी है आपने। इंटरनेशनल, इसका मकसद क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को दुनिया में प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज़ सेलिब्रेटेड, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ताकि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जाए, ताकि बायोडाइवर्सिटी को मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन तमाम को इनका शिकार करने से लोगों को मना किया जाए। ठीक है, और इनकी प्रोटेक्शन की जाए, ये इस दिन का मकसद होता है। अब अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे डिटेल से, अच्छे से, वर्ड टू वर्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। जो शख्स अपने भाई की मदद में लगा रहता है ना, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगे रहते हैं, और जो शख्स अपने भाई की किसी मुश्किल को दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जब इतनी मुश्किल का दिन होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, तब अल्लाह ताला उसकी मुश्किल दूर करेंगे। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियोस शेयर किया करें, ताकि किसी का कोई भला हो जाए, जो कोई अकेडमी नहीं जा सकता, या किसी को अकेडमी जाने के बावजूद टीचर की समझ नहीं आ रही, वर्ड टू वर्ड लर्निंग उसे मतलब चाहिए और कहीं से मिल नहीं रही, तो आप उसको ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।